बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री 10th चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 12। आज हमारा टॉपिक है जी सॉल्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट्स। ओके जी, इस टॉपिक में सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है शॉर्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन सॉल्ट्स, गिव टू एग्जांपल्स। तो सॉल्ट की डेफिनेशन को देखते हैं। सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बने हो। जिस तरह आप देख सकते हैं NaCl जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यानी कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर बना है। तो सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म्ड बाय, आमतौर पर बनते हैं बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस, यानी कि किसी भी एसिड और बेस के रिएक्शन को ही हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस से सॉल्ट बनता है। देखो जिस तरह ये बेस हमारे पास है NaOH और एसिड है ACl। Na पे +1 चार्ज है, OH पे -1 और इसी तरह हाइड्रोजन पे +1 और Cl पे -1 चार्ज है। ठीक है, तो यहां से होगा क्या, ये सोडियम पॉजिटिव वाला और ये जो क्लोराइड आयन है ये मिलेंगे और क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर H और OH मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। तो यहां पर देख सकते हो कि आप सॉल्ट बन रहा है बाय द रिएक्शन ऑफ बेस एंड एसिड और द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। तो होपफुली ये सॉल्ट की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। ये 2-3 पॉइंट इसमें की हैं। नंबर 1 क्या है जी, ये आयोनिक कंपाउंड है जी, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बनते हैं और इनके बनने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं जी, न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन किस रिएक्शन को कहते हैं, एसिड और बेस के रिएक्शन को। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जी, हमारे पास सॉल्ट की कोई सी भी आप 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड NaCl और पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम का सिंबल होता है जी K और जो नाइट्रेट हमारे पास रेडिकल होता है उसको हम कहते हैं जी NO3। तो पोटेशियम नाइट्रेट हमारे पास ये सेकंड एग्जांपल आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। डिफाइन सॉल्ट्स, गिव 2 एग्जांपल्स। अच्छा, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो ये इक्वेशन बेशक मत लिखिएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जी, व्हाट आर एसिड एंड बेसिक रेडिकल। एसिड और बेसिक रेडिकल की डेफिनेशन करते हैं जी। सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयंस कैटाइन एंड नेगेटिव आयंस एनाइन। जिस तरह आप देख सकते हो कि ये हमारे पास एक सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, इसमें कैटाइन है यानी कि पॉजिटिव आयन सोडियम आयन है और नेगेटिव आयन यानी कि क्लोराइड आयन एक एनाइन मौजूद है। तो सॉल्ट किस चीज से बने होते हैं जी, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से या कैट और एन आयन से। अब कहता है जी केट आयन जो पॉजिटिव वाला आयन होता है इज अ मेटेलिक आयन, वो मेटल का एक आयन होता है, ड्राइव्ड फ्रॉम अ बेस। अब देखो जिस तरह ये सोडियम है, यहाँ पर ये केट आयन है ना, और ये एक मेटल है सोडियम, आपको पता है एक मेटल है। तो जो केट आयन है वो मेटेलिक आयन है और ये कहां से निकला है, ये बेस की तरफ से निकला है, बेस से ड्राइव हुआ है। सोडियम आयन, केट आयन, मेटेलिक आयन कहां से मिला इस सॉल्ट को, बेस की तरफ से, NaOH की तरफ से। फिर therefore it is called basic radical, चूंकि ये बेस की तरफ से आ रहा है ना सॉल्ट में, तो ये बेसिक रेडिकल है। फिर while anion is derived from an acid, तो जो ये Cl है या जो नेगेटिव आयन है वो कहां से मिला है, एसिड की तरफ से मिला है, इसलिए उसको हम कहते हैं एसिड रेडिकल। तो सॉल्ट के अंदर जो है वो 2 रेडिकल होंगे, एक बेस रेडिकल जो उसको बेस की तरफ से मिलेगा, एक एसिड रेडिकल जो उसको एसिड की तरफ से मिलेगा। बेस रेडिकल केट आयन होता है और वो मेटेलिक आयन होता है, और एसिड रेडिकल एन आयन होता है, नेगेटिव आयन होता है और वो नॉन मेटेलिक आयन होता है। तो होपफुली आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन बनेगा, हाउ अ सॉल्ट गेट्स इट्स नेम। एक सॉल्ट अपना नाम कैसे हासिल करता है। अ सॉल्ट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द नेम्स ऑफ द मेटल, नंबर 1, एंड द एसिड। तो 2 चीजों से नाम उसको मिलता है जी, मेटल और एसिड से। असल में देखो ये भी एक सॉल्ट बनाने का तरीका है कि आप एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपका सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो इसमें होता है कि जो मेटल होती है वो हाइड्रोजन की जगह ले लेती है। जिस तरह ये Na है, ये इस H की जगह लेगा तो उधर क्या बन जाएगा, NaCl। तो मेटल कौन सी थी, सोडियम, और एसिड का जो नेगेटिव रेडिकल है वो कौन सा है, क्लोराइड। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, NaCl, और सॉल्ट का नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोजन की जगह आएगा तो इस हमारे पास सॉल्ट का क्या फॉर्मूला बनेगा,
पोटेशियम, और आगे जो नेगेटिव रेडिकल एसिड का है वो नाइट्रेट है, तो पोटेशियम नाइट्रेट। इसी तरह जिंक हाइड्रोजन की जगह ले लेगा तो क्या बन जाएगा, जिंक, और ये जो SO4 ग्रुप है इसको हम बोलते हैं सल्फेट, तो जिंक सल्फेट। इसी तरह कैल्शियम फॉस्फोरिक एसिड में हाइड्रोजन की जगह लेगा तो कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा, और इसी तरह सिल्वर इस हाइड्रोजन की यहां जगह लेगा और जो बाकी ग्रुप है उसको एसीटेट बोलते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास CH3COOAG सिल्वर एसीटेट हमारे पास जो है ये सॉल्ट का नाम आ जाएगा। तो ये बेटा आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी याद कर लेना है, सॉल्ट का नाम किस तरह दिया जाता है, और इन तमाम सॉल्ट्स के नाम और फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए। उनमें भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड सिल्वर एसीटेट, तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। होपफुली ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर हमारे पास आगे टॉपिक आ रहा है जी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी, एमसीक्यूज के लिए भी, तीनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कोई सी दो प्रॉपर्टीज आपसे कह देगा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा, और सारी प्रॉपर्टीज आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेगा, और बोर्ड के एग्जाम में ये पूछी जा चुकी हैं। इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। तो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को उर्दू में तो वैसे आप कह सकते हैं ना खसूसियात, के नमक की या सॉल्ट्स की खसूसियात क्या होती हैं। टेक्निकली करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती हैं, ये फिजिकल भी हो सकती है और केमिकल भी हो सकती है, जिससे हम किसी भी ग्रुप ऑफ केमिकल को आइडेंटिफाई कर सके या उसको फर्क कर सके दूसरे केमिकल से, ठीक है। तो ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड, अभी डेफिनेशन में हमने देखा कि सॉल्ट्स आयोनिक कंपाउंड है फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो अगर आप ये फिगर देख सकते हो तो ये आपको बड़े प्यारे से क्रिस्टल नजर आ रहे होंगे। ये हमारे पास सॉल्ट है जी कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के ये ब्लू क्रिस्टल आपको नजर आ रहे हैं। तो सॉल्ट्स के हवाले से पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या हुई कि ये आयोनिक कंपाउंड है, और किस फॉर्म में होते हैं जी, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। नंबर 2, दे हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? इनमें आयोनिक बॉन्ड है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है, तो लिहाजा इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। सो थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये आपकी ये एक्सरसाइज के एमसीक्यूज में भी मौजूद है, इसमें से एक पॉइंट, ठीक है, इसको हम देखते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसको समझ लीजिएगा। देखो, जब भी आप किसी सॉल्ट को प्रिपेयर करते हो, बनाते हो, तो नॉर्मली उस सॉल्ट के साथ पानी बनता है, यानी कि वो जो सॉल्ट है वो पानी के अंदर बनता है। अब चूंकि वो सॉल्ट पानी के अंदर बनता है ना, तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल उस सॉल्ट के क्रिस्टल के अंदर चले जाते हैं या उस क्रिस्टल का हिस्सा बन जाते हैं। तो वो नमक के क्रिस्टल का जो हिस्सा होते हैं पानी के मॉलिक्यूल, उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हर सॉल्ट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, अलग होते हैं। अच्छा जी, अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही आपकी एक्सरसाइज में एमसीक्यूज है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच थिंग, ये मार्क कर लीजिएगा जी, शेप ऑफ क्रिस्टल। जाहिर है कि जब पानी का मॉलिक्यूल उस क्रिस्टल के अंदर जाएगा तो वो उसकी शेप को चेंज करेगा और वो ही डिसाइड करेगा कि उस क्रिस्टल की शेप क्या हो सकती है। Number of molecules of water are specific for each salt and they are written with the chemical formula of a salt। जिस तरह कॉपर सल्फेट की भी बात की, जिसकी मैंने आपको फिगर भी दिखाई, उसके क्रिस्टल्स की ब्लू कलर के क्रिस्टल, तो कॉपर सल्फेट के साथ कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल अटैच होते हैं जी, 5। और ये आपको एमसीक्यूज भी पूछ सकता है ना कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विद कॉपर सल्फेट वो कितने हैं जी, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल। सिमिलरली कैल्शियम सल्फेट के साथ कितने होते हैं जी, 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स। फिर आखिरी प्रॉपर्टी पर बात करते हैं जी, सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड। न्यूट्रल कंपाउंड किसे कहते हैं, जिसपे कोई चार्ज ना हो, ऑल्दो अगरचे दे डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, क्योंकि इनमें कहते हैं अगरचे इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की तादाद बराबर नहीं होती। अब देखो ना, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बराबर नहीं है तो फिर तो न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल किसको कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो स्पीशीज हैं वो इक्वल हो। तो इसमें कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन तो बराबर नहीं होते, लेकिन बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है, जिससे ये न्यूट्रल
कंपाउंड कहलाते हैं। अब इस पॉइंट का मतलब क्या, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो ये एक सॉल्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड, जब आप इसको तोड़ोगे तो पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा। ये जो Cl के नीचे 2 है ये मैग्नीशियम का चार्ज बन जाएगा Mg+2, और जो Mg के नीचे 1 है वो Cl का चार्ज, यानी कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, वो Cl का चार्ज होता है तो वो -1 आ गया, तो Mg+2 और Cl -1। अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम के 2 आटम है और आयन 1 बना था, तो यहाँ पर बैलेंस के लिए क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, और मैग्नीशियम उधर भी 1 है और मैग्नीशियम इधर भी 1 है। चार्ज नहीं देखना आपने, मैग्नीशियम के नीचे तो नहीं कोई नंबर लिखा हुआ या 7 तो नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब मैग्नीशियम 1 है, चार्ज बेशक 2 उसका 2 है। अब मैग्नीशियम +2 Cl -1, अब देखो मैग्नीशियम आयन कितने हैं, 7, क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, तो मतलब 1, तो मैग्नीशियम आयन या पॉजिटिव आयन 1 है, और जो ये नेगेटिव आयन है इसके साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो लिहाजा ये बात साबित हुई कि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स बराबर नहीं है। तो आयन्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव आयन 1 है और नेगेटिव आयन 2 है, तो अनइक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। बट चार्ज की अगर बात करें, मैग्नीशियम पे देखो क्या चार्ज है, +2, तो पॉजिटिव चार्ज कितना बना, +2, और नेगेटिव चार्ज कितना बना, देखो एक क्लोराइड आयन पर कितना है, -1, और कितने क्लोराइड आयन है, 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, -2। तो देखो चार्जेस इक्वल हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कितना है, +2, नेगेटिव चार्ज कितना है, -2, तो लिहाजा इस वजह से ये न्यूट्रल कंपाउंड कहलाते हैं, क्योंकि इनमें चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल है, अलबत्ता आयन्स इक्वल नहीं होते। तो होपफुली ये सारा टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा, क्वेश्चन वाइज मैंने आप लोगों को बताया ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछा करें कि सर ये हमें चीज समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह मैं उसका क्विकली रिप्लाई करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपने इस चैप्टर का कोई सा भी प्रीवियस लेक्चर देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लेक्चर वाइज लिंक शेयर कर दूंगा, आप इजीली जाकर पहला कोई सा भी लेक्चर देख सकते हैं।